नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कमला उपन्यास का 5वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कमला का स्वामी लखनऊ शहर में नौकरी करता था। क्षितिज, हरेंद्र और कमला लखनऊ स्टेशन पर उतरकर एक किराए की गाड़ी करके पुतली घर में सतीश का घर ढूंढने चले। गाड़ीवान ने जब पुतली घर के पास पहुंचकर कहा, बाबूजी यही पुतली घर है, तब क्षितिज ने कहा, अच्छा तो यहीं तरफ याद करना चाहिए। सतीश बाबू का घर कहाँ पर है? हरेंद्र रास्ते पर आशंका से अभिभूत होकर चुपचाप चला आया था। इस समय उठने की या उठकर सतीश का घर ढूंढने की उसकी कोई चेष्टा या उद्यम नहीं देख पड़ा। उसे केवल यही ख्याल हो रहा था कि सतीश ने अगर कमला को नहीं ग्रहण किया तो फिर उसको लेकर लौटकर कालीग्राम कैसे जाएगा। इससे तो यह कहीं अच्छा होता कि वह कमला को लेकर पहले ही घर चला जाता। सतीश के घर की और सब लोग जितना ही आगे बढ़ रहे थे उतना ही अधिक हरेंद्र का मुख सूखता जाता था। कमला का भी मुख एकदम डंठल से तोड़े गए पद्म पुष्प की तरह दारुण उद्वेग तथा व्याकुलता से मलिन होता जा रहा था। कितने दिन बाद आज स्वामी के साथ भेंट होगी। यह संभावना जितनी ही घनिष्ठ होती जा रही थी उतनी ही लज्जा, आनंद, आतंक और अनिश्चितता के भाव उसके हृदय में उमड़ रहे थे। उसकी छाती धड़क रही थी। रास्ते में एक बंगाली सज्जन चले जा रहे थे। क्षितिज ने गाड़ी की खिड़की के बाहर सिर निकालकर पूछा, महाशय सतीश बाबू का घर आप जानते हैं क्या? उस आदमी ने कहा, कौन? सतीश राय? वह पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं या बलेरियो कंपनी में? यहाँ तो 2 सतीश राय हैं। कमला के हृदय में भारी हलचल मच गई। क्षितिज ने कहा, जो बलेरियो कंपनी में काम करते हैं। उस आदमी ने कहा, उनका घर थोड़ी दूर पर है। वह जो पीले रंग का छोटा सा पक्का घर है उसी में सतीश बाबू रहते हैं। लेकिन आप जाकर क्या करेंगे? आजकल तो वहाँ कोई भी नहीं है। उनकी स्त्री बहुत बीमार है, इसी से कई दिन हुए वह गांव चले गए हैं। क्षितिज ने कुछ हताश होकर और कुछ खुश होकर पूछा, तो घर में क्या कोई नहीं है? उत्तर मिला, नहीं, घर में ताला बंद है। सतीश बाबू की माँ सिर्फ यहाँ थी, सो भी सतीश बाबू के साथ गई हैं। बड़ी मुश्किल हुई, अब क्या किया जाए? क्षितिज ने गाड़ी के भीतर मुंह करके कहा। यदि हताश भाव से क्षितिज कहने की चेष्टा की, लेकिन उसके भीतर का आनंद उसकी आंखों में और मुख पर झलक ही गया। उसने मन में कहा, चलो अच्छा ही हुआ, अब कमला और कुछ भी दिन उसके घर पर रहेगी। निकटवर्ती प्रत्याख्यान के भय से छुटकारा पाकर कमला को भी बहुत कुछ शांति मिली, किंतु यह सोचकर वह व्याकुल होने लगी कि स्वामी के पास लौटने में जितनी देर हो रही है उतनी ही उसकी जवाबदेही भारी होती जा रही है, उतना ही उसकी बात पर स्वामी का विश्वास करना भी कठिन होता जा रहा है। फिर कमला सोचने लगी, उस बंगाली ने कहा कि सतीश बाबू की स्त्री बहुत बीमार है। इसका क्या माने? वह अचानक बीमार होकर क्षितिज के घर में अवश्य रही है, तो क्या यह समाचार सतीश को मिल चुका है? मगर यह समाचार सतीश ने कैसे पाया? वह पा ही कैसे सकते हैं? उसका गायब हुए 1 महीने से अधिक हुआ और यह खबर सतीश को अवश्य ही मिल गई होगी। इतने दिन से उसने स्वामी को कोई चिट्ठी नहीं लिखी। इतने दिन से वह पराए घर में है। उस घर में आश्रयदाता के घर की कोई स्त्री या आत्मीय स्वजन नहीं है। इन सब बातों का ख्याल करके इस समय कमला को भय मालूम पड़ने लगा। स्त्री की बीमारी बतलाकर गांव जाने का अर्थ क्या? और ब्याह करने की पेशबंदी तो नहीं है। इसका अभिप्राय कहीं इस घर में उसके घुसने का रास्ता सदा के लिए बंद करने देना तो नहीं? तब उसका तो सर्वनाश ही हो गया। अब वह कहाँ जाकर खड़ी होगी? क्षितिज जब हताश भाव से गाड़ी में की गद्दी में बैठकर कह उठा, बड़ी मुश्किल हुई, अब क्या किया जाए? तब कमला ने भय व्याकुल कातर दृष्टि से क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हरेंद्र भी दारुण दुश्चिंता में एकदम डूब गया। अगर वह सतीश के हाथ में कमला को सौंपकर बोझा उतरकर हल्का करके कलकत्ते लौट सकता तो उसकी चिंता बहुत कुछ घट जाती, किंतु अब कमला को साथ लेकर कलकत्ते लौटते उसे डर लग रहा था। वहां उसके और कमला के पिता दोनों उसका विचार करने के लिए सन्मुख होकर अपेक्षा कर रहे होंगे। हरेंद्र से अगर उसके पिता पूछेंगे कि उसने उन्हें या मैत्र महाशय को खबर क्यों नहीं दी, अथवा कमला के पिता का घर पास ही रहने पर भी उसे वहां ना ले जाकर दूर लखनऊ ले जाने की क्या जरूरत थी, तब वह क्या उत्तर देगा? उसे इसका कोई उत्तर ना सूझ पड़ने के कारण मन में भय
और भी घना होता जा रहा था, जिससे हंसमुख और चंचल प्रकृति का हरेंद्र इस समय बहुत गंभीर दिखाई पड़ रहा था। और हरेंद्र के इस अटल गंभीर भाव को देखकर कमला के मन में भी भय का भाव अंकुरित हो रहा था। हरेंद्र और कमला को इस तरह निर्वाक निरुत्तर देखकर क्षितिज बोला, तो फिर कलकत्ते ही लौट चलना होगा। हरेंद्र ने लंबी सांस दबाकर कहा, इसके सिवा और उपाय ही क्या है। क्षितिज के हुक्म से फिर घोड़ा गाड़ी स्टेशन को लौट गई और उसके बाद की ही ट्रेन से तीनों जने फिर कलकत्ते को लौट चले। ट्रेन जिस समय पूरे वेग से चली जा रही थी, उस समय कमला और हरेंद्र दोनों ही अपने मन में एक ही बात सोच रहे थे। दोनों ही मना रहे थे कि गाड़ी अगर अचानक कहीं पर लड़कर चूर चूर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। कमला को अपराधी की तरह संकुचित होकर स्वामी के सामने खड़े होकर कोई कैफियत न देनी पड़े। स्वामी के जवाब दे देने का या सौत के साथ रहने का तो दुख न सहना पड़े, और हरेंद्र को भी अपने बहुत कड़े मिजाज के पिता के सामने कैफियत देने से छुटकारा मिल जाए। केवल क्षितिज की अवस्था इन दोनों से भिन्न थी। उसके मन में जो आनंद उमड़ रहा था, उसकी झलक उसके मुख और आंखों में दिखाई दे रही थी। लखनऊ जाते समय जो उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, वह अब न जाने कहाँ उड़ गई थी। क्षितिज वगैरह तीसरे पैर आकर कलकत्ते पहुंचे। क्षितिज ने किराए की टैक्सी बुलाकर कमला को उस पर सवार कराकर हरेंद्र से कहा, आओ बैठो। हरेंद्र ने सूखे हुए मुख से कहा, मैं इस समय तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा। मैं पहले सीधा अपने डेरे जाता हूँ। पिताजी और हरनाथ काका कहाँ हैं, इसका पता लगाकर शाम के बाद तुम लोगों से आकर मिलूंगा। कमला ने उत्सुक होकर व्यग्र स्वर में कहा, जहां तक हो सके जल्दी हुई आकर मिलना हरेंद्र दादा। अच्छा, हरेंद्र ने कहा। क्षितिज टैक्सी पर सवार हो गया। टैक्सी तेजी से चल दी। हरेंद्र और एक टैक्सी बुलाकर उस पर अपना बिस्तर और हैंडबैग रखकर अपने मेस को रवाना हुआ। हरेंद्र ने मेस में पहुंचकर नीचे से ही पुकारना शुरू कर दिया, खुदीराम, ओ खुदीराम। मेस की मेहरी ने आकर कहा, खुदीराम तो यहाँ नहीं बाबूजी। तो कहाँ गया, कहीं हवा खाने चल दिया क्या? हरेंद्र ने गुस्से से कहा। आपके गांव से बड़े बाबू आए थे, वही खुदीराम को अपने साथ ले गए, मेहरी ने कहा। हरेंद्र के मस्तक में खून बड़ी तेजी से चक्कर मारने लगा। उसने मुश्किल से अपने को संभाला, नहीं तो टैक्सी में ही शायद टक्कर खाकर गिर पड़ता। आप ही टैक्सी पर से सामान उतारा, फिर भाड़ा चुकाकर टैक्सी को विदा करने के बाद दोनों हाथों में बिस्तर और बैग लटकाकर खटखट करता हुआ ऊपर चढ़ गया। ऊपर अपनी कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर हरेंद्र ने जो देखा, उससे आश्चर्य और बढ़ गया। वह ठिठक खड़ा हो गया। कोठरी में उसके सामान का नाम निशान भी न था। उसके भीतर एक बिल्कुल ही अपरिचित आदमी अड्डा जमाए बैठा था। वह लुंगी पहने सटक के नल से तंबाकू का धुआं उगल रहा था। जान पड़ता था छोटी लाइन का इंजन धुआं उगल रहा है। हरेंद्र कोठरी के सामने हाथ का बोझा उतारकर खड़ा ही हुआ था कि इतने में उस मैस का पुराना मेंबर गौरांग उसी की ओर आता दिखाई पड़ा। हरेंद्र को देखते ही गौरांग कह उठा, अरे हरेंद्र, तुम कब लौटे? हरेंद्र बेचारी की दशा उस समय ऐसी ना थी कि वह गौरांग की हंसी के उत्तर में हंसता। वैसे ही सूखे उदास मुख से बोला, मामला क्या है गौरांग? मेरी कोठरी में दूसरे का दखल दिखाई पड़ता है। अस्थावर संपत्ति सब जब्त हो गई। गौरांग ने कहा, तुम क्या कुछ नहीं जानते? जिस दिन तुम पचा गए थे, उसी दिन तुम्हारे पिता और कोई एक मैत्र महाशय यहाँ आए थे। तुम्हारे पिता ने हम सब किराएदारों को बुलाकर कहा, हरेंद्र अब यहाँ नहीं रहेगा। मैं हरेंद्र का सब सामान लिए जाता हूँ। इस सेशन का, मकान का भाड़ा और मेस का अगर कुछ पावना हरेंद्र के ऊपर होगा, मैं सब चुका जाऊंगा। वह तुम्हारा भाड़ा सब दे गए। हमें दूसरे ही दिन किराएदार भी मिल गया। यह विलास बाबू के साले हैं। इसी से हमने अधिक किराया जो तुम्हारे पिता इस ख्याल से दे गए थे कि इस सीजन में और कोई विद्यार्थी आकर नहीं रहेगा, कल मनी ऑर्डर करके तुम्हारे पिता के नाम वापस कर दिया है। हरेंद्र ने प्राण पर से जोर लगाकर खूब सप्रतिभ रहने की चेष्टा करके सहज भाव से कहा, यह बात है। अच्छा, मेरा यह सामान अपनी कोठरी में रख लो, मैं फिर किसी वक्त आकर ले जाऊंगा। गौर ने ऊपर से ही पुकार कर पूछा, अभी तो चले आ रहे हो, फिर कहाँ चले जी? हरेंद्र ने सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते कहा, जरा पिताजी की तलाश में जाता हूँ। वह यहीं है या घर चले गए, पता लगाना है। गौर ने ऊपर से ही पुकार कर पूछा, रात को खाओगे पियोगे तो यही ना? महाराज से तुम्हारे लिए भी भोजन बनाने को कह दूंगा। ना, मेरे लिए भोजन बनाने की जरूरत नहीं। हरेंद्र सड़क पर जा पहुंचा। इस समय कहीं एकांत में अकेले बैठकर अपनी अवस्था पर विचार करने की उसे बड़ी जरूरत जान पड़ी। हरेंद्र सोचते सोचते चलते चलते वेलिंगटन स्क्वायर में जाकर उपस्थित हुआ। उसने बाग में घुसकर
एक बेंच पर बैठकर सोचना शुरू किया। इस तरह एकाएक आकर उसे कुछ खबर दिए बिना ही उसके पिता ने उसका डेरा यहाँ से क्यों उठा दिया? उनका उद्देश्य क्या है? बहुत कुछ सोचने समझने पर भी पिता का उद्देश्य उसकी समझ में नहीं आया। केवल धुंधले रूप में वह यह समझ रहा था कि कमला के खो जाने के साथ कुछ न कुछ इसका संबंध है, किंतु कमला के खो जाने में उसका क्या अपराध है? इस बात का उत्तर वह लाख सिर खपाने पर भी नहीं सोच पाए। फिर वह सोचने लगा, शायद पिता के उस पर क्रोध करने का कारण यह हो कि उसने उन लोगों को खबर न देकर कमला के साथ पश्चिम की यात्रा कर दी। खैर, इस बारे में अब सोचने से कुछ लाभ नहीं, इसलिए सोचना बेकार है। अब तो यह सोचना चाहिए कि इस समय उसको क्या करना उचित है। पिता से भेंट करके उनका अभियोग सुनकर कैफियत देखकर अपने को बेकसूर साबित करने में एक जो हीनता छिपी हुई है, उसका अपमान उसे असहनीय जान पड़ने लगा। बिना विचार किए उस निर्दोष को दंड देने के लिए उद्यत है। उसके विरुद्ध अभियोग, रोष और पिता के सामने असामी के रूप में विचार प्रार्थी होने के भय से तीनों भाव मिलकर चिंतित हरेंद्र के मन को अभिभूत आच्छन्न करने लगे। उसने जेब से मनी बैग निकाल कर देखा। उसके पास इस समय भी 51 रुपये 13.5 आने की पूंजी है। हाथ में हीरे की अंगूठी और जेब में सोने की घड़ी और चैन भी है। इतने में कुछ दिन तक निश्चिंत होकर वह अपना खर्च चला सकता है, तो फिर वह यह हीनता स्वीकार करने क्यों जाएगा? यह इरादा पक्का करके हरेंद्र उस बाग से निकला। वह स्टेट्समैन और बंगाली अखबार में दफ्तरों में जाकर सिचुएशंस वांटेड कॉलम में एक विज्ञापन छापने को दे आया। उसने तय कर लिया कि कोई ना कोई नौकरी इससे मिल ही जाएगी और वह परमुखापेक्षी ना रहेगा। हरेंद्र जब विज्ञापन देकर मन को हल्का, चिंता से मुक्त करके अपने वादे के अनुसार क्षितिज के घर कमला को उसके पिता की खबर देने जा रहा था, ठीक उसी समय कालीग्राम में काना का शशि मुखर्जी खूब खुशी के साथ पक्की लौकी के बीच जैसे बड़े बड़े दांत निकालकर हरनाथ मैत्र के सामने खड़े होकर कह रहा था, मैत्र महाशय, आज रात को मेरे घर में आप दया करके भोजन कीजिएगा। मैंने एक मनौती मानी थी, उसी के लिए माता काली के आगे 2 बकरों की बलि चढ़ाई है। मैं चाहता हूँ गांव के सभी इष्ट मित्र एकत्र होकर माता का महाप्रसाद पावें। स्टेट्समैन के दफ्तर से निकलकर बराबर धर्मतल्ले की सड़क होकर हरेंद्र क्षितिज के घर की ओर जा रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया कि नौकरी के लिए विज्ञापन देकर उसने भारी भूल की है। एक बार वह घूमकर खड़ा हो गया। सोचा, जाऊं विज्ञापन का निकलना बंद करा दूं। फिर सोचा, निकलने भी दो विज्ञापन, नौकरी करना या ना करना तो मेरे हाथ में है। इसका कारण था, हरेंद्र के कॉलेज में एक समिति थी जिसका उद्देश्य था देश से नौकरी करने की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़कर फेंकना। हरेंद्र इस समिति का एक प्रधान सदस्य और पृष्ठपोषक था। नौकरी की प्रवृत्ति ने ही हमारे देश का सर्वनाश किया। इस विषय पर वह प्रायः जोशीली भाषा में व्याख्यान दिया करता था। उसने समिति के उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे कि मर जाने पर भी वह नौकरी नहीं करेगा। केवल आप ही हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि राह घाट में जहां जिसे पता था उससे पहले बहस करके, समझा कर, खुशामद करके, उससे भी काम न चलता तो धमकाकर और अंत में घूंसा तानकर दस्तखत करा लेता था। इसी तरह उसने 1000 के लगभग आदमियों से दस्तखत करा लिए थे। इतने थोड़े समय में इतना अधिक काम समिति का और कोई मेंबर नहीं कर सका। इसलिए समिति के और सब लोग उसकी बड़ी बड़ाई करते थे। हरेंद्र के मन में भी इस बात का बड़ा गर्व था कि उसने समिति और देश के काम को आगे बढ़ाया है। मानसिक उद्योग की अवस्था में पिता के ऊपर रूठकर इतनी जल्दी नौकरी के लिए विज्ञापन दे आने से हरेंद्र के हृदय में दारुण पश्चाताप की आग सुलगने लगी। क्या करना चाहिए यह कुछ ठीक ना कर पाकर वह चांदनी के समान फुटपाथ के ऊपर केवल इधर उधर टहलने लगा। प्रतिज्ञा पत्र के 2-1 फॉर्म उस समय भी उसकी जेब में पड़े थे। हरेंद्र की ने जान पड़ा कि वे जैसे एक भारी सिल की तरह उसकी छाती पर रखे हैं। उसने क्रोध के मारे निकालकर टुकड़े टुकड़े करके उनको फेंक दिया। वे टुकड़े इधर उधर हवा में उड़ने लगे। तब उसकी आंखों के आगे उन सब लोगों के चेहरे बायोस्कोप के चित्रों की तरह नाचने लगे जो उक्त प्रतिज्ञा पत्र के लिए उसको बनाते थे, मजाक करते थे। वे कहते थे, दस्तखत करना तो सहज है, लेकिन काम पड़ने पर उनके कथन शेष अंश हरेंद्र के हृदय में कांटे की तरह खटकने लगा। उसे जान पड़ने लगा, इस समय काम पड़ने के समय ने ही उसके आत्माभिमान को अपमान से कलंकित कर दिया। प्रथम प्रयोजन में निकट ही तो वह हार मान गया। बुद्धि और विचार द्वारा इस समय उस त्रुटि का संशोधन अवश्य किया जा सकता है, लेकिन यह कितनी लज्जा की बात है
कि प्रथम अभाव के अवसर पर उनके हृदय की प्रेरणा तो उसे दास वृत्ति की राह में ठेल ले गई। संकट के समय ही उसे यह सूझी, धिक्कार है उसे। यद्यपि यह निश्चित है कि वह 1000 विज्ञापन दे, परंतु नौकरी कभी ना करेगा तो युधिष्ठिर के नरक दर्शन की नौकरी की इच्छा करने का कलंक तो उसे लग ही गया। इस गलती के लिए उसे अपने ही ऊपर बड़ा क्रोध हुआ है। क्यों इस प्रतिज्ञा का ख्याल उसे पहले नहीं आया? लेकिन ख्याल कैसे? हरेंद्र की प्रकृति ही ऐसी है। उसका मन ही कुछ ऐसा बना है कि जब जो ख्याल उसके सिर पर सवार हो जाता है और उसकी उत्तेजना उसके मन में घर कर लेती है, तब उसके सिवा और किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। हरेंद्र ने खूब जोर देकर यह बात कही कि उसने विज्ञापन दिया, अच्छा किया, लेकिन लाख रुपए महीने की नौकरी मिलने पर भी उसे यह स्वीकार नहीं करेगा। नौकरी तो नहीं करेगा, लेकिन करेगा क्या? 51 रुपये 13.5 आने में तो जिंदगी नहीं कट सकेगी। किस तरह क्या होगा यह फिर देखा जाएगा। इस समय तो उसके लिए हरेंद्र के मन में कोई चिंता देखी नहीं गई। इसकी चिंता तो उसे पहले भी नहीं थी। वह तो बाप के रुपए की परवाह न रखकर खुद क्या कर सकता है, इसी की उत्तेजना में नौकरी करने गया था। खैर, चूल्हे में जाए नौकरी। इस तरह आत्ममर्यादा को सबल बनाकर लंबे लंबे डग रखता हुआ वह फिर चलने लगा। उसके सामने श्याम बाजार की एक ट्राम आकर रुकी। हरेंद्र के पैर उसे आप ही आप उस ट्राम के पास जैसे ठेल ले गए। गाड़ी के पकड़ने के डंडे पर हाथ पड़ते ही उसका ध्यान भंग हुआ। ट्राम में बड़ी भीड़ थी, तिल रखने की जगह न थी। हरेंद्र का मन उस समय एकांत खोज रहा था। वह ट्राम पर नहीं चढ़ा, उतरकर फुटपाथ पर आ गया। एक बार सोचा बहुत दूर जाना, ट्राम पर ही चढ़ लूं, फिर कहा नहीं, पैदल ही चलूं। अन्य मनसक भाव से हरेंद्र 2-4 कदम गया होगा। इसी समय एक आदमी तड़ाक से ट्राम पर से एकदम उसकी पीठ के ऊपर कूद पड़ा और पीछे से उसके कोट का कॉलर खींचकर चिल्ला उठा, अरे भागते कहाँ हो? एकाएक चलने में बाधा पड़ने से हरेंद्र चौंक उठा और रुक गया। उस आदमी ने पीछे से उसके कोट का कॉलर ऐसा कसकर पकड़ रखा था कि वह गर्दन घुमाकर यह देख ही न सकी कि उसे पकड़ने वाला कौन है। उसे जान पड़ा जरूर कोई गुंडा है। उन दिनों दिन दोपहर को ठीक सड़क के ऊपर ऐसी ही कोई एक राहजानी होने के समाचार बीच बीच में कलकत्ते के अखबारों में निकलते रहते थे और शहर में चारों ओर इसकी खूब चर्चा थी। हरेंद्र को जान पड़ा आज यह फिर उसी तरह की घटना हो रही है। उस समय उसके मन की दशा ऐसी ना थी कि वह किसी गुंडे से भिड़ता। मर्द होकर सहायता के लिए चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लेना भी लज्जाजनक जान पड़ा। उसने जेब से मनी बैग निकालकर 51 रुपये 13.5 आने की वह सारी पूंजी सड़क पर फेंक कर कहा, ये ले, बस मेरे पास और कुछ नहीं है। हरेंद्र के कोट का कॉलर जिस आदमी ने पकड़ रखा था, उसने कांपते कांपते वह बैग उठाकर हरेंद्र के ही मुख पर खींच मारा। हरेंद्र हक्का बक्का हो गया। उस चोट से चौंधियाई हुई आंखें जब स्वस्थ हुई, तब हरेंद्र ने देखा उसके सामने कमला का भाई अरुण गुस्से से भरा खड़ा है। जिसे हरेंद्र ने गुंडा समझा था, वह अरुण ही था। अरुण को देखते ही हरेंद्र को इतना अधिक आनंद हुआ, वह ऐसा आनंद से अभिभूत ही पड़ा था कि अरुण की उस क्रुद्ध मूर्ति के लिए उसके मन में किसी तरह के आश्चर्य ने स्थान ही ना पाया। उसको यह संदेह भी ना हुआ कि अरुण ही उसके ऊपर टूट पड़ा था। उसी ने कोट का कॉलर पकड़ रखा था और उसके मुख पर बैग खींच मारने वाला अरुण ही था। आदर और प्यार के साथ अरुण की ओर हाथ बढ़ाकर हरेंद्र ने कहा, अरे अरुण, तू यहाँ कलकत्ते कब आया? पहले मुझको खबर क्यों नहीं दी? चल चल। इतना कहकर हाथ पकड़कर हरेंद्र एक तरह से अरुण को खींच ले चला। वह मनी बैग उसी जगह पड़ा रहा। अरुण ने जितने गुस्से से हरेंद्र पर आक्रमण किया था, वह सब हरेंद्र के स्नेह पूर्ण सरल सहज व्यवहार से जैसे कहीं उड़ गया। हरेंद्र को जितनी कड़ी बात सुनाने का उसने निश्चय कर रखा था, उनमें से एक बात भी उसके मुख से ना निकल सकी। अरुण सदा से हरेंद्र को अपने बड़े भाई जैसा मानता था। बचपन से ही अरुण ने हरेंद्र से बड़े भाई का स्नेह और प्यार पाया था। वही सब इतने दिनों के संचित स्नेह व प्रीति का आवेग उसकी क्षणिक उत्तेजना की जड़ को जोर से हिलाने लगा। पहले जब अरुण ने ट्राम के ऊपर से देखा कि हरेंद्र चढ़ते चढ़ते उतर गया, तब उसके मन में संदेह हुआ कि हरेंद्र उसे देख पाकर ही भागा जा रहा है। इसी से उसने शेर की तरह फांद कर उसके कोट का कॉलर ब्रज मुष्टि में पकड़ा था। उसके बाद जब जेब से मनी बैग निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया, तब उसे जान पड़ा हरेंद्र ने उसके घर वालों की क्षति की है, जो सामाजिक सम्मान की हानि पहुंचाई है। उसी की कीमत है यह क्षतिपूर्ति। यह मनी बैग की रकम वह दे रहा है। इसी अपमान के ऊपर अपमान के ख्याल से उसका क्रोध चरम सीमा को पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे सुने वह मनी बैग हरेंद्र के मुख पर खींच मारा। किंतु
इस समय हरेंद्र के मुख की ओर देखने से अरुण को जान पड़ने लगा कि वह उसकी वही चिर परिचित हरेंद्र दादा है। वह वैसा ही निर्दोष निष्कलंक है। हरेंद्र के स्पर्श से उसके हृदय की सारी जलन जैसे जाती रही। जान पड़ा ग्राम की वह कुत्सा ग्लानि, स्कूल के सहपाठियों की वह तांजनी, व्यंग तथा माता पिता का वह घोर सुख सब मिथ्या है। हरेंद्र दादा उसके घर का सदा का मित्र है, शत्रु नहीं। अरुण ने खूब सहज भाव से कहा, दीदी कहे कुछ जानते हो हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने उत्साह के साथ कहा, अरे वो तुझे वहीं तो लिए जा रहा हूँ। अरुण के मन में फिर हरेंद्र के विरुद्ध भाव पैदा हुआ। तब तो आवाज झूठी नहीं है। गांव के लोग जो निंदा करते हैं सच है। चलते चलते अरुण रुककर खड़ा हो गया। हरेंद्र ने पूछा, क्यों रुक गया? क्यों रे? अरुण ने उमड़ी हुई रुलाई के वेग को गले के भीतर रोककर गर्दन घुमाकर कहा, तो तुमने सचमुच हमारा सर्वनाश किया है? सर्वनाश? हरेंद्र ने विस्मित होकर कहा। अरुण को जान पड़ा जैसे हरेंद्र कहना चाहता है कि यह क्या सर्वनाश, इसमें सर्वनाश की क्या बात है। वह सोचकर अरुण को बड़ा गुस्सा मालूम पड़ा। उसने जोर से झटका देकर हरेंद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, सर्वनाश नहीं तो और क्या, ब्याही धरी जवान लड़की को। इतना ही कहकर चुप हो गया, आगे कुछ न कह सका। हरेंद्र ने और भी विस्मित होकर कहा, ब्याही धरी जवान लड़की? ब्याही धरी जवान लड़की का मैंने क्या किया? उस पर कहते हो क्या किया? अरुण के इस कथन के स्वर से एक तरह अज्ञात आतंक जैसे हरेंद्र के हृदय के भीतर जमा होने लगा। साफ साफ कहो अरुण, तुम्हारी बात अभी तक मैं समझ नहीं पाया। अरुण ने हरेंद्र के मुख की ओर आंख उठाकर देखा। वह मुख वैसा ही सुंदर है, वैसा ही निष्कलंक। उसमें प्रताड़ना या अविश्वास की छाया भी नहीं। उस मुख की ओर देखकर अरुण बड़े असमंजस में पड़ गया। हरेंद्र ने धीर होकर कहा, चुप क्यों हो रहे हो? कहो ना, क्या कह रहे हो? किस तरह यह बात कहे, यह कुछ ठीक ना कर पाने के कारण जरा सिर पिटाया। अंत को एक सांस में कह गई, तुमने मेरी दीदी को छिपा रखा है? तुम्हारी दीदी को मैंने छिपा रखा है? मैं छिपा कर क्यों रखूंगा? अरुण को जान पड़ा जैसे शब्दों की काट पेच से हरेंद्र असल बात को दबा देना चाहता है। वह कहता है, छिपा कर क्यों रखूंगा? इसका अर्थ तो यह होता है कि उसने रखा जरूर है लेकिन छिपाना नहीं चाहता। इस तरह जिरा करने से हरेंद्र सब उगल देगा, कुछ छिपा ना सकेगा। यह सोचकर भी अरुण कुछ ठीक ना कर सका। जरा देर रुककर उसने पूछा, तो दीदी कहाँ है? तुम्हारी दीदी क्षितिज बाबू के डेरे में है। यह क्षितिज बाबू कौन है? जिन्होंने तुम्हारी दीदी के प्राण बचाए। प्राण बचाए? हरेंद्र, हाँ, तुम्हारी दीदी भीड़ में पड़कर बेहोश हो गई थी, सड़क पर पड़ी थी। क्षितिज बाबू उन्हें उठाकर ले गए और दवा कराकर उनके प्राण बचाए। हैं, दीदी तो अब अच्छी है ना? हाँ हाँ, अच्छी है। अरुण की आंखों के आगे जैसे एक भारी खुआसे का पर्दा हट गया। उसके उस बालक हृदय के भीतर तब और किसी तरह की दुविधा या संदेह नहीं रह गया। उसने फिर इस बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। उस समय अपनी बहन को देखने के लिए अधीर होकर हरेंद्र का हाथ पकड़कर खींचते खींचते वह कह उठा, चलो जल्दी चलो, मैं दीदी को देखूंगा। चलो, हरेंद्र ने कहा। उनके मन में यह अज्ञात आतंक जैसे क्रमशः और भी घना होता जा रहा था। उस आतंक की ओर देख देखकर हरेंद्र भीतर ही भीतर अवसन शिथिल पड़ने लगा। अरुण ने चलते चलते कहा, हरेंद्र दादा, तुम्हारी यही शशि मुखर्जी कैसा पाजी आदमी है? क्यों, उसने क्या किया? उसी ने तो तुम्हें और दीदी को गांव भर में बदनाम कर दिया है। एकाएक हरेंद्र के हृदय में एक कड़ा धक्का सा आकर लगा। वह कुछ समझ न पाकर बोला, किस तरह? अरुण, उसने तो गांव भर में यह बात कही कि तुमने यहाँ दीदी को खिसका दिया और तुम दोनों पहले से ही यह सलाह करके रखे थे। हरेंद्र के सारे शरीर में आग लग गई। वह कह उठा, पाची बदमाश कहीं का, मैं उसे देख लूंगा। हरेंद्र को बहुत ही गुस्सा है, लेकिन उसका यह गुस्सा बहुत देर तक टिक नहीं सका। उसके हृदय के भीतर जो एक अज्ञात आतंक का अंधकार था, उसी में वह क्रोध धीरे धीरे डूबने लगा। कमला इतने दिन से घर छोड़े लापता है, इसके लिए गांव में एक भारी तहलका मच जाएगा। समाज के लोग एक आंदोलन खड़ा कर देंगे। यह दुर्भावना हरेंद्र की पहले से ही थी। साथ ही समय समय पर यह भी आशा होती थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गड़बड़ ना उठ खड़ी हो, किंतु यह बात कभी स्वप्न में भी उसने नहीं सोची थी कि उसके सिर इतनी बड़ी बदनामी थोपी जाएगी। और उसी ने साजिश करके कमला को भगाया है। कहाँ कमला थी और कहाँ वह पड़ा। इतने दिनों से उसने कमला से भेंट भी नहीं की थी। इसी बीच में दोनों में सलाह मशवरा कब हुआ और किस तरह उसने कमला को भाग चलने के लिए उकसाया, इस अपवाद का कोई साक्षी या सबूत पाए बिना ही लोगों ने किस तरह उसके सिर मढ़ दिया, यह उसकी समझ में न आया। वह सोच रहा था कि यह भी भला कोई भला आदमी विश्वास कर सकता है कि उसने ऐसा कुकर्म किया होगा।
हरेंद्र ने अरुण से पूछा, अच्छा अरुण, इस पर किसी ने क्या विश्वास भी किया है? अरुण, किया क्यों नहीं? किसने किया? सभी ने। पिता ने किया है? हाँ, माँ ने, उन्होंने भी। तुम्हारे माँ बाप? उन्होंने भी किया। और तुमने? मैंने भी पहले विश्वास कर लिया था ना। पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब सब लोग कहने लगे, स्कूल के लड़के मजाक उड़ाने लगे, तो विश्वास करना पड़ा। विश्वास ना करता तो क्या करता हरेंद्र दादा? हरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, केवल उसके अंतस्थल को चीर कर एक गहरी हूं निकल गई। उसका मन रोष से भर उठा। बाप माँ से लेकर पड़ोसी और गांव वाले पर उसके मन में घृणा पैदा हो गई। उसने ऐसा क्या किया था? उसके व्यवहार में, चाल चलन में लोगों ने ऐसी क्या बात देख पाई थी जो इतना बड़ा सा कलंक उसके सिर मरते हुए किसी को कुछ भी संकोच ना हुआ? उससे एक बार दरफियात करने की भी जरूरत किसी ने नहीं समझी। इसकी जांच किसी ने नहीं की। यह अपवाद सच है, यह झूठ? एकदम फैसला कर दिया। उसे जान पड़ा जगत में उसका कोई अपना नहीं है। हरेंद्र ने पूछा, पिताजी ने क्या कहा? सुना है आपको त्याज्य पुत्र कर दिया। अच्छा किया, खूब अच्छा किया। अरुण रास्ते में चलते चलते ना जाने कितनी बातें बकता जा रहा था, लेकिन उसका एक शब्द भी हरेंद्र के कानों में नहीं गया। अरुण को कोई भी बात हरेंद्र का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती थी। वह जैसे पृथ्वी पर नहीं, जलते तवे पर पैर रखता जा रहा था। अपने बारे में सोचते सोचते हरेंद्र को कमला का ख्याल हुआ है। उसने पूछा, अच्छा अरुण, कमला के बारे में लोग क्या कहते हैं? अरुण ने कहा, दीदी की निंदा तो ऐसी ही हो रही है कि कान नहीं दिया जाता। इसी से तो गांव छोड़कर माँ बाप से कहीं बिना यहाँ तुम्हारा पता लगाने चला आया। तुम्हारे माता पिता क्या कहते हैं? अरुण, वे कहते हैं अगर कमला मर जाती तो हमें इतना दुख ना होता। यही माँ बाप है। कमला ने ऐसा अपराध किया है कि उसके माँ बाप मृत्यु की कुशिरा समझते हैं। तो कमला का भी संसार में कोई नहीं। कमला की भी अवस्था उसी के समान असहाय है। हरेंद्र को जान पड़ा जैसे एक रस्सी से उन दोनों के हाथ पैर बांधकर लोगों ने उन्हें एक अथाह सागर में फेंक दिया। ओह, बेचारी कमला क्या करेगी? कमला के बारे में सोचते सोचते हरेंद्र का मन व्याकुल हो उठा। वह व्यस्त होकर कह उठा, तो फिर कमला का क्या होगा भाई अरुण? अरुण अपने मन को पहले ही की तरह स्वच्छंद पाकर बहुत उत्साहित हो उठा। उसने कहा, होगा और क्या? जब हम कान पकड़कर दुश्मनों को यह दिखा देंगे कि सब निंदा मिथ्या है, जब हम अच्छी तरह प्रमाणित कर देंगे झूठी अफवाह है, तब लोगों के मुंह पर जूते ना पड़ेंगे। हरेंद्र को जान पड़ा अगर यही बात वह भी बाल हृदय का उत्साह पाकर कह सकता तो क्या था? कैसा प्रमाण? इस संसार में प्रमाण की अपेक्षा कौन रखता है? जिन लोगों ने दो नौजवान प्राणियों के मस्तक में कितने बड़े बड़े कलंक का टीका लगा दिया है, उन्होंने क्या वैसा करते समय किसी प्रमाण की अपेक्षा की थी? क्या प्रमाण है? कहाँ प्रमाण है? प्रमाण ही अगर सब कुछ है तो फिर उन दोनों के साथ इतना बड़ा अविचार कैसे? जिस प्रमाण की मनुष्य यहाँ तक अवहेलना कर सकता है, उसी प्रमाण के भरोसे से कलंक से मुक्त होंगे? यह तो बिल्कुल पागलपन का ख्याल है। कमला शहर की सड़क पर भीड़ से मूर्छित हो गिर पड़ी थी। एक भले आदमी ने दया करके उसे अपने घर ले जाकर उसकी चिकित्सा करवाई, प्राण बचाई। इस किस्से को क्या बदनाम करने को वाले लोग सत्य मानना चाहेंगे? किसी की झूठी निंदा करने में जिन्हें मजा मिलता है, बदनाम करना ही जिनका पेशा है, वे कभी नहीं मान सकते। तो फिर कमला का क्या होगा? यह ख्याल हरेंद्र के मन के भीतर एक करुण आंत्रनाद सा करता चक्कर मारने लगा। वह जैसे किसी तरह यह विश्वास ही नहीं करना चाहता था कि बिना किसी दोष के कमला को उसके माता पिता त्याग देंगे। उसने अधीर होकर पूछा, अरुण, तुम्हारे माता पिता का क्या आप कमला को घर में ना रखेंगे? क्यों ना रखेंगे? क्यों ना रखेंगे? इसका उत्तर कितना पेचीदा है। यह बात हरेंद्र उसको कैसे समझाए? माता पिता के हृदय का मर्म खून भी पत्थर की तरह कठिन और बर्फ की तरह ठंडा हो सकता है। इसका अनुभव हरेंद्र का रोम रोम कर रहा था। जब हरेंद्र बिल्कुल क्षितिज बाबू के द्वार पर पहुंच गया, तब एकाएक जैसे नींद से चौंक कर उसने पूछा, अच्छा अरुण, सतीश बाबू की खबर तुमको कुछ मालूम है? सतीश बाबू का जिक्र आते ही अरुण का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसके उज्ज्वल मुख पर एक काली छाया पड़ गई। उसने धीरे से कहा, मालूम है? उन्होंने सब सुना है? अरुण, सुना है। विश्वास किया है? जान तो पड़ता है। कैसे? मुझे तो यही जान पड़ता है क्योंकि सुन पड़ता है कि उनके दूसरे ब्याह की तैयारी हो रही है। खूब कहकर हरेंद्र जैसे सारे संसार के ऊपर खींच उठा।